Myself, Dr. Pradeep Kumar, Assistant Professor in History, FSM Government College, Adampur, Hisar. Today we discussing the chapter Akbar Expansion of Empire, Rajput Policy and Religious Policy. इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार अकबर ने अपने राज्य का विस्तार किया है और उसमें विस्तार के साथ साथ उसको सुदृढ़ीकरण भी किया है। उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए उसने कुछ नीतियां बनाई, जिसमें हम देखते हैं कि उसने जो राज्य विस्तार किया है उसमें कौन कौन से किस तरीके से किया, क्या उसकी पॉलिसीज थी, उसने कन्क्वेस्ट के माध्यम से किया है या उसने मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से किया है, उसकी राजपूत पॉलिसी का संदर्भ क्या है, किस नेचर की थी, उसकी धार्मिक पॉलिसी क्या थी। इसमें हमें ये देखने को मिलता है। सबसे पहले वी डिस्कस द बर्थ ऑफ अकबर, द अर्ली कंडीशंस ऑफ अकबर लाइफ। अकबर का पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म अक्टूबर 15, 1545 में हुआ था और उसकी डेथ 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से जाना भी जाता है। उसका जो राज्य है 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। उसके राज्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो आरंभिक उसका राज्य है किस प्रकार बिखरा हुआ है। अकबर का फादर हुमायूं और उसकी मदर हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का पिता में बाबर और अकबर के सामने जो कंडीशंस हैं आरंभिक अवस्था की राजगद्दी प्राप्त होने के बाद, वो दोनों में एक समान सी दिखाई हमें देती हैं। किस प्रकार बाबर के फादर की डेथ हुई उमर शेख मिर्जा की, उसके बाद बाबर के सामने कितनी कठिनाइयाँ आई और किस प्रकार उसने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को सुरक्षित रखा और काबुल कंधार होते हुए विजित करते हुए उसने भारत पर अधिकार किया। इसी प्रकार की कुछ कंडीशंस हमें अकबर के सामने भी दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़ा सा ये था कि अकबर के साथ बैरम खां जैसा एक बुद्धिमान, एक योग्य सेनापति था, एक योग्य व्यक्ति था। बैरम खां उसका अतालिक है, उसका संरक्षक है। हुमायूं ने बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया, उसका अतालिक नियुक्त किया, जो कि एक योग्य व्यक्ति है। हम देखते हैं कि इसी संदर्भ में जो बैरम खां है उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद 1556 से 1560 तक का अकबर के लिए राज्य विस्तार किया, अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर उसको सुदृढ़ीकरण भी किया। एक तो ये फेज है। अकबर के सामने अब ये देखते हैं कि अकबर ने जो नीतियां लागू की, क्योंकि 1560 तक वो बैरम खां के अधीन है, बैरम खां के प्रभाव में है। बैरम खां उसकी कुछ नीतियों को, उसके आदेशों की अवहेलना भी कर देता है। लेकिन समय के अनुसार या राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों के द्वारा, दरबारी गुटबंदी के द्वारा एक समय ऐसा आया जिसमें बैरम खां का पतन होता है और अकबर सर्वेसर्वा बनता है हर प्रकार से। हालांकि कुछ समय है जो 1660-62 का हम देख सकते हैं, जो पेटीकोट शासन रूप में हम देखते हैं, हरम का शासन देखते हैं। वैसे तो ये 64 तक जाता है, लेकिन आदम खां की डेथ के बाद अकबर पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, अपने निर्णय खुद लेता है और इन निर्णयों के अंतर्गत ही उसके साम्राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अकबर का जो आसपास का वातावरण है वो हम देखते हैं कि बहुत ही अलग तरह का है। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम, जो कि एक शिया मुस्लिम थी, उसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर। फिर जो अब्दुल लतीफ उसका जो शिक्षक नियुक्त किया गया था वो भी बहुत ही उदार विचारों का था और खुद बैरम खां भी शिया मत से होते हुए उदार विचारों का था, जो उस अकबर के बाल मन पर उनका बहुत प्रभाव रहा। क्योंकि गद्दी मिली है तो अकबर की ज़्यादा उम्र नहीं है,
तो उसी प्रकार अब ये जो इसके आसपास जो लोग हैं वो, और फिर उसके राजपूत राजाओं के साथ संबंध, राजपूत लड़कियों के साथ उसके वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसमें एक बहुत ज़्यादा दिमाग उसकी मानसिक स्थिति का विकास हुआ, जिसके कारण उसने हर प्रकार से वैचारिक तौर पर एनालिसिस किया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो। अकबर ने बड़े स्तर पर इसको विचारों के माध्यम से इन क्षेत्रों को सोचा, परखा और अच्छे योग्य लोगों को अपने आसपास एकत्रित किया, जिसको हम उसके नवरत्नों के रूप में भी देखते हैं। चाहे उस पर प्रभाव भगवंत दास का हो, मान सिंह का हो, टोडरमल का हो, या फिर कहीं बीरबल का हो, हमें बड़े मात्रा में हमें उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। एक और ख़ास बात हमें देखने को मिलती है कि जो अकबर है उसके सामने जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं जो आर्मिक दौर की, उसके फादर के, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस उलझन भरी स्थिति से निकला हूं। बाबर के साथ क्या हुआ था, उसका जो पितामह था, उसके फादर के साथ क्या हुआ था कि उसको तो भारत से ही निकाल दिया गया था हुमायूं को। हुमायूं के सामने जो कंडीशंस आई थी उसका पूरी तरह एनालिसिस करके, बाबर के सामने जो कंडीशंस आई थी उनका एनालिसिस करके अकबर आगे की रणनीति तैयार करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अकबर के जो रिलेटिव्स हैं, सुलेमान मिर्जादी हैं, उज्बेक सरदार हैं, वो दिखावटी रूप में उसके नज़दीकी हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अकबर को ही पदहस्त करना चाहते हैं, उसको ही राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। जो कंडीशंस हुमायूं के सामने हमें देखने को मिलती है वही अकबर के सामने यहाँ है। लेकिन अकबर के सामने जो व्यक्ति थे, बैरम खां, अब्दुल लतीफ या राजपूत शासक, वो एक उसको अलग शेप में लेके जाते हैं, जो बाद में उसकी अलग अलग नीतियों पर प्रभावशाली रहे हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हुमायूं की डेथ के बाद अकबर दिल्ली आया और उसने राजगद्दी प्राप्त की। तो उस राजगद्दी पर बैठने के बाद उसको महसूस हुआ कि राजगद्दी सुरक्षित नहीं है, राजगद्दी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि जो अफगान हैं अभी अभी हुमायूं ने बस उनको दिल्ली और आगरा को विजिट किया है। पूरी तरह जो अफगान सरदार हैं वो दबाए नहीं गए हैं, धीरे धीरे वो, और खासकर उसके साथ के साथ जो और राजपूताना के राजा हैं वो भी ताकतवर हैं, उनसे भी भय है। इस प्रकार जब राजगद्दी पर अकबर बैठता तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जिसका समाधान की सोचता है। अब यदि हम देखें कि उसकी जो आरंभिक कठिनाइयां हैं पानीपत के युद्ध से पहले, यदि हम उसकी स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो साम्राज्य है वो छोटे आकार का है, उसके पास बड़ा राज्य नहीं है, जिसके आधार पर अभी वो ये सबसे पहले तो उसके जो उसका माइंडसेट है वो ये है कि मुझे एक बड़ा क्षेत्र का विस्तार करना है, उसकी जो महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। यदि ये कहें उसके साथ साथ उसके जो नियर बाई उसके जो संबंधी हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, वो भी अकबर को परेशान करते हैं। चाहे उसका चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा है, वो स्वतंत्र व्यवहार कर रहा है। हम देखते हैं कि कंधार और काबुल का क्षेत्र उसके अधीन है, तो वो अकबर की उस तरीके से नहीं मानता जो एक राजा के अधीन सामंत मानता है या प्रांतपति मानता है। ये उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। दूसरा, जो राजपूताना के स्वतंत्र राज्य हैं
वो भी अकबर के लिए एक बड़ी मुसीबत है। अकबर के राज्य विस्तार के लिए, अकबर की गद्दी के लिए वो उसे उसको भय है। फिर उसके खुद के जो अधिकारी हैं, उसके मुगल अमीर हैं, उनका भी अभी तक ये नहीं है कि वो कौन कितने उसके पास हैं। ठीक है, उसके पास बैरम खां है, उसके पास और भी हैं, लेकिन वो अभी कंफ्यूज है। अभी उसके पास वो माइंडसेट नहीं है कि भाई मेरे एक आवाज़ से सारे अमीर ऐसे काम करेंगे, क्योंकि उसकी एज भी एक काम करती है, एज फैक्टर भी काम है, क्योंकि वो अभी बच्चा है। जो एज्ड है, जो शक्तिशाली अमीर हैं, वो अवहेलना करते देर नहीं लगाते। ये भी एक बड़ी समस्या उसके सामने आई, जो उसकी अल्प आयु का जो होना था। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो मुगल हैं उनका आगमन हुआ है, विदेश से आए हैं। ये एक बड़ा फैक्टर उसके सामने उसके सामने आया कि विदेशी होना भी एक नेगेटिव सेंस में गया उसके लिए, क्योंकि उसको डर था कि यहाँ की जो दिल्ली सल्तनत के समय के जो अमीर हैं या नवाब हैं, राजा हैं या राजपूताना के राजा हैं, वो उनको विदेशी मानते हैं मुगलों को। तो ये भी उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। और सबसे बड़ी जो एक राज्य विस्तार के लिए, वो राज्य के स्थायित्व की बात होती है, वो है आर्थिक संसाधन। अकबर के पास सीमित आर्थिक संसाधन हैं। और दूसरा, यहाँ का जो अफगान राज्य है, उसका जो सेनापति है हेमू, वो महत्वाकांक्षी है, वो राज्य विस्तार की कल्पना करता है। वो अपने आप को हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि के साथ अकबर के साथ युद्ध करता है। ये भी एक समस्या थी। अब बैटल ऑफ पानीपत सेकंड की हम बात करें, जो कि 1556 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में, तो इसमें देखते हैं कि मुगल फोर्सेस और जो आदिल शाह है, मुगल है, जो आदिल शाह अफगान शासक है, उसका चीफ मिनिस्टर हेमू के बीच होती है। हम देखते हैं कि जो हेमू है वो दिल्ली के पास मुगल आर्मी को हराता है, बट बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज पोजिशन, मुगल फोर्सेस अंडर बैरम खां मार्च्ड ऑन टू दिल्ली। द अफगान आर्मी वाज डिफीटेड, हेमू वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड। जो ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसमें बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना और हेमचंद्र के नेतृत्व में, हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई और उसको पकड़ लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, बाद में उसको मार दिया गया। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत crushed the Afghans and removed the threat to Akbar's throne. बैरम खां reoccupied आगरा एंड दिल्ली। बैरम खां ने इस युद्ध के बाद अच्छी तरह से दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले पाया है। आगरा became the capital of मुगल एम्पायर। इसके बाद, ये युद्ध के बाद, आगरा को राजधानी बनाया गया। फिर हम यदि उसके विजयों की बात करें अकबर के इस युद्ध के बाद, तो हम देखते हैं कि जो 1556 है और 60 का समय है, वो बैरम खां का काल कह सकते हैं। और बैरम खां ने मुगल राज्य को मजबूत करने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आसपास का पूरा क्षेत्र उसने विजित किया है। लेकिन चाहे वो कूटनीतिक या गुटबाजी की बात हो मुगल दरबार की, तो एक समय के बाद 1560 में अकबर बैरम खां से फ्री हो गया। एक स्वतंत्र राजा की तरह वो अब व्यवहार कर सकता था, क्योंकि उससे पहले अकबर के जो आदेश थे, जो नीतियां थी, उसको बैरम खां धर्निकार भी कर देता है। कई जगह हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। देन टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, अकबर
अपने एम्पायर का विस्तार करता है, उसके पास दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट कन्क्वेस्ट, दूसरा है मैट्रिमोनियल अलायंस। यदि हम डायरेक्ट कन्क्वेस्ट की बात करें तो अकबर कन्क्वर्ड मालवा, गोंडवाना, गुजरात, बिहार, काबुल, कश्मीर, सिंध और कंधार, ये वो युद्धों के द्वारा जीतता। अप टू कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन नॉर्दर्न इंडिया, ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड डेक्कन, वो दक्कन की तरफ देखता है। ही फर्स्ट ट्राइड टू ब्रिंग द डेक्कन सुल्तान्स अंडर हिज कंट्रोल बाय डिप्लोमेसी। वह कूटनीतिक तरीके से उनके पास अपने अपने दूत भेजता है कि भाई आप हमारे साथ मैत्रिक संबंध स्थापित करें, और इस प्रकार कुछ जैसे खानदेश है, वहां का शासक उसकी बातें मान जाता है। अहमदनगर है, बीजापुर और गोलकुंडा वो नहीं मानते। He sent embassies to Khandes, Bijapur, Golconda and Ahmednagar. He asked the rulers of these states to accept his overlordship and to pay tribute. But when they refused, he waged war against them and annexed Berar, Khandes and Ahmednagar. और इस नेग्लेक्ट होने के बाद उसके एमेंसीज को दरनिकार कर दिया गया। तो हालांकि खानदेश और बरार है वो कुछ मान जाते हैं, लेकिन अहमदनगर नहीं मानता। बरार और खानदेश मानते हैं, तो अहमदनगर है या फिर बीजापुर है, गोलकुंडा नहीं मानते। देन इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसकी युद्धों के द्वारा उसकी जो युद्ध नीति थी, उसमें वो इन दो प्रकार के संधियों के द्वारा वो अपना राज्य का विस्तार करता है। यदि हम दूसरे और उसकी विजय की बात करें, जैसे मालवा की विजय की बात की हमने, गोंडवाना की बात की हमने, गुजरात की बात की, ये सारे के सारे उसने अपने राज्य विस्तार का विजयों के द्वारा उनको अधीन किया है। यदि हम अब राजपूताने की बात करें, राजपूत पॉलिसी की बात करें, अकबर रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट consolidate his empire without the support of the Rajput. So he adopted a friendly policy toward the Rajput. He adopted a friendly policy toward them and appointed the Rajputs at high position in his administration. और वो राजपूतों को अपने प्रशासन में बड़े पद देता है, बड़े बड़े पद देता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा बिहारी मल एंड हिज सन भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, बीरबल, इट इज यूर गिवन हिज हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इनके द्वारा जो उसके साथ मैत्रिक संबंध स्थापित करते हैं, जैसे इसका मैं उदाहरण 1562 में आमेर का यहाँ हम देख सकते हैं कि उसका जो दूसरा जो एक तरीका था मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से, जिसमें अकबर मेड द राजपूत नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो रिलेटिव्स थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जिसके संदर्भ में हम देख सकते हैं 1562 में आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, इसको खबाई भी कहा गया है, उस आमेर के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। ये एक तरीका था कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, मैत्री संबंध किए जा सकते हैं। इन 1562 he married the daughter of Raja Bharmal of Amer, Harkabai, who was renamed as Mariam Jamani, also known as जोधाबाई।
ही ऑल्सो मैरिड टू राजपूत प्रिंसेस बीकानेर इन 1570। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मैट्रिमोनियल अलायंस में हम देखते हैं। उसके बाद उसने मेड़ता पर विजय प्राप्त की, घोड़वाना का हम देख सकते हैं, चित्तौड़ की विजय की, चित्तौड़ मेवाड़ जहाँ के शासक उस समय राणा उदय सिंह हैं, चित्तौड़ को कब्जे में किया गया। फिर उसके बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह बने, जो 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें हम देखते हैं कि जो अकबर की जो पॉलिसी है वो मैट्रिमोनियल भी है, अलायंस भी है, वो कंक्वेस्ट भी है, जिसमें हम इनको देख सकते हैं। रणथंभौर की विजय 1569 ईस्वी, कालिंजर की विजय 1569 ईस्वी में ही, गुजरात की विजय 1572 ईस्वी में, ये जो बंगाल बिहार की 1574-76 के दरमियान की गई, मेवाड़ से दोबारा जो युद्ध हुआ मैंने बताया था महाराणा प्रताप के साथ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध रहा है, काबुल की विजय 1580 में, कश्मीर की विजय 1586 ईस्वी में, ये कुछ विजय हैं। सिंध की विजय, कंधार की विजय या दक्षिण की विजय, खानदेश की जो अधीनता है, जो वहाँ का शासक था अली खान, उसने जब अकबर ने उसके पास अपना राजदूत भेजा तो उसने स्वीकार कर लिया था कि हम अकबर की बातों को, अकबर की शर्तों को हम मानते हैं। लेकिन उसकी डेथ के बाद उसका पुत्र उसको नहीं मानता, तो अकबर ने उस पर आक्रमण किया और वहाँ का जो प्रसिद्ध किला है असीरगढ़ के किले को कब्जे में किया, जो 1601 ईस्वी में खानदेश को पूरी तरह अपने अधीन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर का राज्य जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास बड़े 15 प्रांत थे, जिसका वर्णन इस प्रकार है: दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, अवध, मालवा, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, खानदेश, अहमदाबाद, अहमदनगर और बरार। ये इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसके पास 15 बड़े प्रांत थे और एक पूरे काफी बड़े क्षेत्र पर उसका राज्य विस्तार हुआ और उसको संगठित भी किया, जो हम इसके अकबर राजपूत नीति के अधीन हम इसके राज्य विस्तार को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वास्तव में जो अकबर की पॉलिसी है उसका वास्तविक ये है कि ये पॉलिसी क्यों लागू की, ये उसको क्या जरूरत हुई कि उनको राजपूतों के साथ अलायंस करना है। यदि हम एक पॉइंट वाइज देखें तो इसमें हम देख सकते हैं समय की आवश्यकता थी। अकबर के जो नज़दीकी थे वो उसका विरोध कर रहे थे, चाहे हम उस सुलेमान मिर्जा की बात कर सकते हैं जो काबुल कंधार का शासक है, उसका चचेरा भाई है, वो उसका विरोधी है। उज़्बेक सरदार हैं, वो उसके विरोधी हैं। और भी अमीर हैं, चाहे हम बैरम खां की बात करें, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अदम खां का हम उदाहरण दे, अकबर को अपने रिश्तेदारों पर, अपने रिलेटिव से भय है, तो इसके लिए उसको जरूरत थी एक ऐसे वर्ग की, ऐसे स्तंभ की जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक स्तंभ बनकर रहे। और इसके लिए उसका एक दूसरा ये था कि साथ ही साथ मेरे साम्राज्य का विस्तार भी हो। यदि हम इस संबंध में देखें कि अकबर का जो राज्य विस्तार है, अकबर का जो राजपूत पॉलिसी का एक पार्ट था, वो इसमें भी था कि जो उन्होंने, अकबर ने जिन लोगों से, खासकर अफगान सरदारों से सत्ता हासिल की है कि वो दोबारा से ताकतवर ना हो जाए, इसके लिए वो यहाँ के जो जमीनी हकीकत से रूबरू होकर यहाँ के सरदारों से, यहाँ के राजाओं के साथ मैत्रिक संबंध स्थापित करता है। वो तो हमने देख लिया कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा या राजनीतिक विस्तार के तहत विजयों के द्वारा वो इन पर अधिकार करता है। वो दोनों इसकी पॉलिसी में है, इसकी नीति में है। तो इसका एक ये भी है कि राष्ट्रीय राज्य की स्थापना पर भी वो बल देता है कि सारा भारत मेरे अधीन हूं, एक राजा के अधीन हूं, ये सारा का सारा। और यहां पर
ये प्रभाव जो उसके ऊपर है कि एक नेशनल जो राष्ट्रीय राज्य की कल्पना है, वो कह सकते हैं कि उसका परिवार, उसके परिवार का शिया और सुन्नी का प्रभाव, उसके राजपूत या ब्राह्मणवादी कल्चर का प्रभाव, ये सारा का सारा कहीं न कहीं उसके दिमाग पर दबाव है कि उसको पूरे भारत पर एक कल्चर, एक सिस्टम स्थापित करना है, जो कि यहाँ पर उसके विस्तार के रूप में, उसकी विजयों के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। इसमें हम देखते हैं कि अकबर किस प्रकार धार्मिक नीति के तहत अपने विचार और यहाँ के विभिन्न धर्मों के विचारों को अपने राज्य में लागू करने की कोशिश करता है और एक दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही एक सेक्ट चलाने की कोशिश करता है। और उसके समय 18 लोग थे, 18 व्यक्ति थे जो उसके उस धर्म में शामिल भी हुए। ये अकबर की धार्मिक सहनशीलता का प्रतीक भी था। उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी है, ये जो रिलीजियस पॉलिसी है उसका मकसद यही है कि अकबर, उसका साम्राज्य, यहाँ की जनता, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के जो समाज है, उनमें एक व्यवस्था कायम करे। वैसे इसकी धार्मिक नीति के कुछ कारण हम देख सकते हैं। उसका एक है तैमूरी वंश की उदार परंपरा। भाई जो तैमूर है, हालांकि जो उन्होंने विजय की वो एक अलग भाग है, लेकिन यदि तैमूरी परंपरा की बात करें तो वो बड़ी उदार रही है। वो कभी भी कट्टर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन व्यवहार शियाओं जैसा करते हैं। यदि हम उसके शिक्षकों का प्रभाव भी हम देख सकते हैं, चाहे वो अब्दुल लतीफ है, बैरम खां है, जो कि उदार व्यक्तित्व है, और वो अकबर पर पूरा प्रभाव डालते हैं कि सभी जो मानव है वो एक समान है। जो समुदाय है, मत है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका सिस्टम, सबकी प्रणाली उस ईश्वर की, उस अल्लाह की लिए ही है। और ये भी देख सकते हैं कि अकबर के समय धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन भी चल रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शेख मुबारक, सूफी शेख मुबारक का उसके ऊपर काफी प्रभाव है। उसके जो पुत्र हैं दो, फैजी और अबुल फजल, बड़े विद्वान हैं, उसके दरबार में है और उसके लिए इतिहास भी लिखते हैं। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। इस प्रकार देखते हैं कि शेख, और एक शेख ताजुद्दीन का भी प्रभाव अकबर के ऊपर काफ़ी रहा। और दूसरा उसके रिलीजियस पॉलिसी का एक और कारण हम देखते हैं कि जो हिंदू औरतें उसके साथ शादी की गई थी, औरतों की, हिंदू औरतों की अकबर के साथ शादी की गई थी, उनका भी उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। हमें देखने को मिलता है कि उन रानियों का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा। जोधाबाई का हम देख सकते हैं कि जो 1562 में उसकी साथ शादी हुई, तो उस के जो पूजा स्थल है, जिस प्रकार से वो मंदिर में पूजा करती है, उस अकबर ने उसको मना नहीं किया। हम देखते हैं कि हिंदू पत्नियों के संपर्क में आने से अकबर को हिंदुओं के त्योहार, धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं और देवी देवताओं को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और उन्होंने अपनी इन रानियों के प्रभाव से दरबार से बाहर भी समस्त हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। हिंदू अधिकारियों का प्रभाव, भाई भगवंत, चाहे वो भगवंत दास है, मान सिंह है, राजा टोडरमल है, राजा जगन्नाथ कछुआ है, राजा बीरबल है, इनका काफी प्रभाव रहा। वो उसके खास मित्र थे। और ये तो हम देखते हैं कि उसके नवरत्नों में भी भगवंत दास है, मान सिंह है, टोडरमल है, बीरबल है। उसके नवरत्नों में से हमें ये कुछ हिंदू धर्म के भी थे जो उसको उसकी अच्छा सलाह देते थे और वो उनकी सलाहों को मानता भी था। ये हम देख सकते हैं इसके इस नीति के प्रभाव में। और इसके कारण उसका स्वभाव उदारवादी स्थिति का रहा। और एक ये भी था कि जो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राज्य विस्तार की, वो इस प्रकार की नीति के द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
यदि हम अब इस जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी है उसको हम कुछ भाग में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज, कुछ 4 स्टेज हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है 1562 से लेकर 1575 ईस्वी तक कि उसने इस दरमियान क्या कुछ किया है धार्मिक नीति में। इसमें राजपूतों के साथ विवाह किया है, इसमें उसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की है उसने। 1563 में हिंदुओं को उच्च पदों पर लेके गया है और हिंदुओं को कुछ धार्मिक स्वतंत्रता देने की कोशिश की है। इसमें हम ये देख सकते। दूसरा चरण यदि हम देखें, सेकंड स्टेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना 1575 से 1578, इस समय इसने एक पूजा स्थल, एक डिस्कशन करने का स्थान नियत किया जिसको हम इबादत खाना कहते हैं। वहां पर बैठकर वो और उसके जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे उनके साथ वो डिस्कस किया करता था, एनालिसिस किया करता था विचारों का, धार्मिक कंसेप्ट्स का। तो जिसके आधार पर हम देखते हैं कि वो बड़ी मात्रा में उसके सामने विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहार विचार देखने को उसको मिले और उसकी सोच में बदलाव हुआ। और इस इबादत खाना जो इसने बनाया, इसमें 500 के करीब व्यक्ति बैठ सकते थे। तीसरा चरण है उसका रिलीजियस डिबेट 1578 AD टू 1582 AD। इस समय हम देखते हैं कि 1578 में अकबर ने हिंदू, जैन, ईसाई, यहूदी, सूफी, इस्लाम इत्यादि धर्मों के संतों और महात्माओं, विद्वानों को अपने यहाँ जगह दी और उनको खुली डिस्कस करने का आमंत्रण दिया। इसमें हम देख सकते हैं कि दस्तूर मेहरजी राणा पारसी, जैन धर्म से हीरा विजय सेन सूरी, हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम भानुचंद्र उपाध्याय या और पुरुषोत्तम और देवी, और ईसाई धर्म से रुडोल्फ एकाविया ने यहाँ पर आए और धार्मिक मतों पर, धार्मिक विचारों पर आपस में बातचीत की, डिस्कशन किया, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और ये सारा का सारा प्रभाव उस अकबर के ऊपर भी गया। वो ये देखता है कि किस धर्म के विद्वान किस तरीके से वाचन कर रहे हैं, किस तरीके से अपना धर्म को बयान कर रहे हैं। और उसके ऊपर ये प्रभाव रहा कि वो देखता है कि हर धर्म में विशेषता है, हर धर्म में उच्चता है, हर धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हर धर्म श्रेष्ठ है और सबका मकसद ईश्वर की प्राप्ति। और फिर उसने एक लास्ट स्टेज दीन ए इलाही, इस दीन ए इलाही में हम देखते हैं कि उसने एक दीन ए इलाही से पहले उसने एक मजहरनामा तैयार करवाया। इसमें हम देखते हैं कि इन डिबेट्स के बाद इसको महसूस हुआ कि कोई ना कोई तो है, कि कोई भी धर्म है, उसका कोई पुरोहित है, उसका कोई धार्मिक नेता है, वो फाइनल डिसीजन लेता है और वो डिसीजन कई बार गलत भी होते हैं। तो वो अकबर इस बात पर आता है कि राजनीतिक तरीके से सर्वे सर्वा मैं हूँ, तो धार्मिक तरीके से भी मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए और एक सभी धर्मों के पुरोहितों के द्वारा, धर्म नेताओं के द्वारा जो डिसीजन किसी रिलीजियस फैक्ट पर लिया जाता है उसका फाइनल मेरे द्वारा हो। और उसके लिए परमिशन उलेमा लोग तो नहीं देंगे, तो वो सभी से मिलकर एक, चाहे वो उलेमा है या जो भी है, वो एक मजहरनामा जिसको अभ्रांति आज्ञा पत्र भी कहा जाता है, वो तैयार किया जाता है। वो तैयार किया शेख मुबारक के द्वारा, और जो उस समय इस्लाम के 7 नेताओं और उलेमाओं के हस्ताक्षर करवाए गए। उनमें हम नाम देख सकते हैं मखदूम उल मुल्क, अब्दुल नबी, गाजी जलालुद्दीन मुल्तानी, गाजी खां बदख्शी, शेख मुबारक इत्यादि थे।
और इसमें ऐसे थे कि ईश्वर सर्वोच्च है और उसका प्रतिनिधि अकबर है, वो फर्ज ए इज्जती है, वो अल्लाह की नज़र में न्याय संगत नेता है, वो सुल्तान आदिल है, वो उसका स्थान धार्मिक नेता या मुजाहिद से ऊपर है अकबर का। ये कुछ ऐसे नियम थे उसमें जो अकबर को सर्वोच्च सिद्ध करते थे। हालांकि उलेमाओं ने विरोध भी किया, लेकिन अकबर ने इसको निकाल मजहरनामा को पारित करवाया। और फिर उसके जो लास्ट स्टेज हम देखते हैं, दीन ए इलाही, एक मत स्थापित किया जिसके आधार पर हम देखते हैं कि उसने एक उदारवादी विचारशील मत लेके आया जिसको हम तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये 1582 अच्छे अच्छे सिद्धांतों का, सभी धर्मों का अच्छे अच्छे सिद्धांतों का कलेक्शन किया और उनका इसमें इस धर्म में समावेश किया। अब इसमें देखते हैं कि जो दीन ए इलाही की दीक्षा है वो थी कि जो भी व्यक्ति दीन ए इलाही की दीक्षा लेना चाहता था उसे अबुल फजल के पास जाना होता था, जो उस धर्म का उच्च आचार्य था। अकबर के बाद ये व्यक्ति था अबुल फजल, और वो व्यक्ति अपनी पगड़ी उतारकर उसे अपने हाथों में लेकर अकबर के सम्राट के पैरों में रखता था। सम्राट उस पगड़ी को उसी के सिर पर रख देता था और एक अंगूठी प्रदान करता था, शस्त्र जिसको बोलते हैं, जिस पर अल्लाह अकबर लिखा होता था। इसके अलावा दीन इलाही में प्रवेश के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र भी लिख कर देना पड़ता था। इस प्रकार वह दीन इलाही का अनुयायी बन जाता था। और दूसरा, जो एक प्रकार से एफिडेविट होता था वो, जिसमें अपना नाम पता देना होता था कि मैं वहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये अमुक अमुक और मैं ये स्वीकार करता हूँ, ये कुछ लिखा होता था। और वो दूसरा है इसका एकेश्वरवाद में विश्वास होता था, और वो एक दूसरे को जब सलाम करते थे तो अल्लाह अकबर बोलते थे। ये उदारता और दानशीलता में विश्वास करते थे। कुल मिला के इसके काफ़ी वो हैं जो, और ये कह सकते हैं कि वो अकबर के लिए सब कुछ ही था, और अकबर के लिए इस धर्म में सबको अपना तन मन धन न्यौछावर करना होता था। एक प्रकार से ये फैक्ट इसमें हम देख सकते हैं। और इसका एक और है कि इसमें विभाजन भी था, वर्गीकरण भी था। पहला पद उन व्यक्तियों का था जो अकबर अथवा दीन ए इलाही के लिए अपना धन न्यौछावर करने को तैयार थे। दूसरा श्रेणी उन सदस्यों की थी जो अपनी संपत्ति और जीवन अकबर के लिए देने को तैयार थे। तीसरी श्रेणी उन अनुयायियों की थी जो अकबर के लिए अपना धन, जीवन और प्रतिष्ठा सौंपने के लिए तैयार थी। और फोर्थ श्रेणी उनकी होती थी जो सम्राट के लिए अपनी संपत्ति, जीवन, प्रतिष्ठा और धर्म तक सौंपने को तैयार थे, जो अकबर के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते थे। वह दीन ए इलाही का सबसे बड़ा उपासक अथवा अनुयायी माना जाता था। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये इसमें 20 सदस्य थे, कहीं देखने को मिलता है कि इसमें 18 सदस्य थे। फिर भी ये एक ऐसा मत चलाया जो लोगों को इकट्ठा करने का, एक सिस्टम को तैयार करने का था। ये रिलीजियस पॉलिसी है, ये इबादत खाना हम जो करके आए हैं। और अब ये अध्याय समाप्त हो गया है। इसके लिए आपका धन्यवाद।